नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम मैसूर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था मैसूर राज्य के बारे में। हैदर अली और प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद टीपू सुल्तान बनता है। हैदर अली का लड़का टीपू अगला सुल्तान बनता है मैसूर राज्य का, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को वो जारी रखता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम ये होता है कि 1784 में मंगलोर की संधि होती है। ये संधि होती है टीपू सुल्तान और मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के बीच में। लेकिन इसकी शर्तों से वारेन हेस्टिंग सहमत नहीं था, वो नाराज था। उसने मैकार्टनी के लिए कहा भी था कि इस संधि के बाद भी वो कर्नाटक को खो देगा। ये तो तय था कि इससे अंग्रेज संतुष्ट नहीं है इस संधि से। और सुल्तान टीपू बन चुका था। 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। टीपू सुल्तान ने इन चीज़ों को देखते हुए फ्रांसीसियों की तरफ अपना झुकाव और बढ़ा दिया। फ्रांसीसियों से उनकी मित्रता तो पहले से है, हैदर अली के टाइम से ही उनकी मित्रता थी। लेकिन टीपू सुल्तान ने कुछ और ऐसे कदम उठाए, जैसे श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना कराई और खुद भी उसका सदस्य बना। जैकोबियन क्लब क्या है? ये फ्रांस की क्रांति में आएगा पूरा। फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसमें जैकोबियन और जिरोंद, ये दो दल कह सकते हो आप या क्लब कह सकते हो, दो दल होते हैं। दोनों फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, क्रांति के समर्थक थे दोनों। उसमें से एक था ये जैकोबियन। टीपू उसका सदस्य बना और की स्थापना करवाई राजधानी रंगपट्टनम में। इसके अलावा उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। स्वतंत्रता क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे। तो टीपू पर भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था और वो खुद को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करता था। टीपू ने सुल्तान बनने के बाद एक तो जो उनके समय के जो राज्य थे या देश कह सकते हो आप, विदेशी राज्य, उनसे मित्रता बढ़ाई। वहाँ पर अपने राजदूत भेजे, कहीं पर अपने दूत राजदूत नियुक्त किए, जैसे तुर्की, अरब, फ्रांस, काबुल, मॉरिशस। यहाँ पर अपने दूत मंडल भेजे। इसके अलावा कुछ स्थानों पर उसने अपना दूतावास भी स्थापित किए, जैसे मस्कट, हरमुज, जिद्दा, अदन। यहाँ पर अपने व्यापारिक दूत नियुक्त किए। जिस तरह से आज दूतावास वगैरह होते हैं, इस तरह से उस सारे टाइम पर टीपू सुल्तान ने भी दूतावास स्थापित किए। राज्य के मामले में उसने भी अपने पिता हैदर अली की तरह, आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे हिंदुओं में भी शासक के प्रति अपनापन बना रहे। जैसे कि उसने सिक्कों पर हिंदू देवी देवता और शिव पार्वती आदि के चित्र अंकित करवाए। श्रृंगेरी मंदिर में मरम्मत के लिए और जो शारदा की मूर्ति थी, शारदा देवी की, उसकी स्थापना के लिए दान दिया। श्रीरंगपट्टनम के किले में एक मंदिर है, रंगनाथ नरसिंह मंदिर। उसकी पूजा में उस समय थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उसने मना कर दिया कि जो नरसिंह मंदिर है, रंगनाथ नरसिंह मंदिर, इसमें की पूजा में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। कुछ ऐसे कदम राज्य की अपनी प्रजा के लिए भी इसने उठाए। इसके टाइम पर साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया 1784 ईस्वी में, जिसको आसफी कहा गया, आसफी टुकड़ी। ये उसके राज्य की व्यवस्था थी। टीपू सुल्तान ने 1796 ईस्वी में एक नौसैनिक बोर्ड का गठन किया और एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो को अपनी नौसेना में नियुक्त किया। टीपू सुल्तान ने जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था को छोड़ दिया और किसानों से सीधा राज्य का कांटेक्ट रखा। आप एक तरह से कह सकते हो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को इसने अपनाया। जमींदारों के पास जो पैतृक अधिकार थे, एक जमींदार मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता है वो जमींदार हो जाता है, उस व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया। इसने कुछ आधुनिक व्यवस्थाओं को भी अपनाया, जैसे नाप तोल की नई पद्धति प्रचलित करी, आधुनिक शस्त्रागार बनवाए, व्यापार को बढ़ावा दिया, सिक्के ढलवाए। इस प्रकार से अंग्रेज
लेखक जो थे, इतिहासकार और समकालीन लेखक, उन्होंने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा है। ये दिखने में भोला है लेकिन बहुत शातिर व्यक्ति है। इसके बाद होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 के बीच में होता है। जैसा कि हमने पिछले आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम में देखा था कि टीपू सुल्तान और मरकाटनी के बीच में मंगलोर की संधि हुई थी। वो वॉरेन हेस्टिंग को उस संधि की शर्तें पसंद नहीं आई थी, नाराज था वो उन शर्तों से। ये तो तय था कि अंग्रेज कुछ न कुछ करेंगे टीपू सुल्तान के खिलाफ या मैसूर के खिलाफ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज मराठों और निजामों को मिला करके एक त्रिमैत्री संगठन बनाते हैं। टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ये था कि टीपू सुल्तान कोचीन में एक डच किला था, वो खरीदना चाहता था। कांगनूर और आईकोट, ये दो किले थे डच दुर्ग, इनको खरीदना चाहता था, लेकिन त्रावणकोर का राजा उसने इनको खरीद लिया। इससे टीपू सुल्तान नाराज हो गया। और त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का समर्थक था या मित्र था। तो टीपू सुल्तान ने 1789 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण किया, जो कि वहाँ का राजा या त्रावणकोर राज्य अंग्रेजों का मित्र था। इसलिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। 1790 ईस्वी में जनरल मेडोज के नेतृत्व में मैसूर राज्य पर आक्रमण किया जाता है। 1790 में पहला आक्रमण होता है मेडोज के नेतृत्व में, लेकिन यह असफल रहता है। इसमें मेडोज को हरा दिया जाता है। तो फिर दिसंबर 1790 में कार्नवालिस, जो कि गवर्नर जनरल है, वो सेना की कमान संभालता है। और इस युद्ध में बाद में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 92 में रंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें शर्त ये रहती है कि टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके जो पार्टनर थे निज़ाम मराठे, इनको आधा राज्य देता है। जिसमें अंग्रेज 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार, ये क्षेत्र अंग्रेज रखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि डिंडीगुल में हैदर अली ने तोप, गोला बारूद के कारखाने स्थापित किए थे, सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था वहाँ पे। तो जो काम के क्षेत्र थे वो अंग्रेजों ने रख लिए। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर वाला भाग मिला और निज़ाम को पेन्नार कृष्णा नदी के बीच वाला हिस्सा मिल गया। इसके बाद भी युद्ध में युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू सुल्तान हर्जाना देता है 30 लाख पौंड का। ये 30 लाख पाउंड 3 करोड़ के बराबर माने जाते हैं। तो 3 करोड़ रुपए का भुगतान टीपू सुल्तान ने हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को किया। और जब तक ये 3 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होता, तब तक उसके दो पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में थे, अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन। इन दोनों बच्चों को अंग्रेजों की कस्टडी में रखा गया जब तक वो 3 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर देता। 3 करोड़ मतलब 30 लाख पाउंड उस समय के हिसाब से। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रंगपट्टनम की संधि पर ये कहा कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। ये था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1799 ईस्वी में होता है। टीपू सुल्तान और जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन, उनके बीच में भी मित्रता थी। टीपू सुल्तान उसको पत्र लिख करके सहायता मांगी अंग्रेजों के खिलाफ। तो नेपोलियन ने कहा है कि हम बिल्कुल जितना हो सकेगा हम सहायता करेंगे। और टीपू सुल्तान ने लगभग 100 के आसपास फ्रांसीसियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। ये बात अंग्रेजों को चुभने लगी। ये टीपू सुल्तान अब तो सार्वजनिक रूप से फ्रांसीसियों का समर्थन कर रहा है। इस पर भी अंग्रेजों ने फिर वही अपना पुराना प्लान लागू किया कि निज़ाम और मराठों को अपने साथ मिलाया। और इस बार ये समझौता हुआ है कि हम टीपू सुल्तान को ख़त्म ही कर देंगे, मैसूर राज्य को ख़त्म कर देंगे, और ये जो राज्य है मैसूर, इसको हम बराबर बांट लेंगे तीनों। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति रहता है आर्थर वेलेजली।
आर्थर वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित किया। में दो युद्ध होते हैं, एक होता है सदापीर का युद्ध और दूसरा होता है मलावेली का युद्ध। स्टुअर्ट सदापीर का युद्ध लड़ता है और हैरिस मलावेली का युद्ध लड़ता है, जिसमें टीपू सुल्तान को हराया जाता है। और 4 मई 1799 को राजधानी रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस तरह से मैसूर राज्य का आप कह सकते हो कि समाप्त हो चुका मैसूर राज्य। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का बंटवारा किया जाता है। तो मराठे हैं वो इस राज्य से अपना हिस्सा लेने से इनकार कर देते कि हमें मैसूर राज्य में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तो फिर अंग्रेज और ये निजाम आपस में बांट लेते हैं। तो जो कनरा, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम, श्रीरंगपट्टनम, ये इन हिस्सों को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते हैं। बंटवारे के हिसाब से अंग्रेजों को ये हिस्सा मिलता है। और जब मैसूर को जीत लेते हैं तो इस जीत का जश्न मनाने के लिए वेलेजली को मार्कविस की उपाधि दी जाती है, क्योंकि मैसूर राज्य अंग्रेजों का सबसे ताकतवर शत्रु था। इतना ताकतवर था कि हैदर अली ने तो अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, और सबसे मजबूत ताकत थी हैदर अली या मैसूर राज्य। टीपू सुल्तान से ज़्यादा खतरनाक था हैदर अली। स्वाभाविक बात है कि इतने बड़े शत्रु को हराया है तो जश्न तो मनाया जाएगा। तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्कविस की उपाधि प्रदान की थी। मार्कविस। एक और जो हैरिस था उसको बरेन की उपाधि दी गई थी। इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जीतने के बाद मैसूर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, और इसके बाद वेलेजली ने घोषणा करी, जो जनरल था, गवर्नर जनरल वेलेजली, कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे पैरों में है और अब भारत हमारा हुआ। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पीटर आर्बर नाम का व्यक्ति था, उसका कथन था, लेकिन इसकी घोषणा जनरल वेलेजली ने की थी ऐसा माना जाता है। तो ये फिर गवर्नर जनरल वेलेजली है, उसी के नाम पे चलता है कि ये पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है। इसके बाद अब अंग्रेजों की ये नीति रहती है कि जिस राज्य पर कब्जा करते उसको सीधा अपने कंट्रोल में नहीं लेते थे, वहाँ पर शासक, पुराने शासक कोई बने रहने देते थे। तो अंग्रेज वाडियार वंश के एक शासक, छोटे से बालक को शासक बनाते हैं, कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा देते हैं और उसको मैसूर का एक छोटा सा हिस्सा दे देते हैं कि ये मैसूर राज्य है आपका। और वाडियार वंश हमने देखा था कि जब विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ था और विजयनगर के ही एक राजा ने वाडियार को राजा की उपाधि दी थी, तो मैसूर राज्य की स्थापना अगर आप देखोगे तो ये वाडियार वंश ने करी थी। अंग्रेजों को ये पता था कि मैसूर राज्य की स्थापना वाडियार ने करी है। तो वाडियार वंश के ही कृष्ण राय, जो कि एक छोटा बच्चा था, उसको मैसूर का शासक बना दिया। टीपू सुल्तान के परिवार में जितने भी सदस्य थे उन सबको वेल्लूर में कैद कर लिया गया। बाद में लॉर्ड बेंटिक 1831 ईस्वी में मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाता है और मैसूर को पूरा अपने कंट्रोल में लेता है, उसका प्रशासन पूरा कंपनी के कंट्रोल में हो जाता है। हालांकि बाद में जो लॉर्ड रिपन आता है 1881 में, तो उस मैसूर राज्य को वापस वाडियार वंश को दे देता है। इस तरह से ये मैसूर राज्य था, जिसमें किस तरह से इसकी स्थापना हुई, किस तरह से अंग्रेजों का कब्जा हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनके बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैसूर की कुछ खास चीज़ें हैं, इतिहास की चीज़ें नहीं है, जनरल चीज़ें बता रहा हूँ जो फेमस है। एक तो है कि मैसूर का दशहरा सबसे प्रसिद्ध है, मैसूर दशहरा अगर आप देखोगे। दूसरा है, एक मिठाई आती है मैसूर पाक, ये भी मैसूर की बड़ी प्रसिद्ध मिठाई है। हालांकि मैसूर पाक के नाम पर अपने यहाँ पता नहीं क्या खिलाते हैं लोग। इसके अलावा एक साबन आता है मैसूर सैंडल के नाम से, चंदन का साबन आता है, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि दूसरे और भी आते हैं उसमें चंदन के अलावा, लेकिन चंदन वाला सबसे फेमस है, वो सैंडल के नाम से आता है, मैसूर सैंडल मतलब चंदन। ये कुछ चीज़ें वहाँ की प्रसिद्ध है। ये था हमारा मैसूर राज्य। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।